हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहस्सिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था घर्षण चैप्टर यानी कि फ्रिक्शन। तो वहाँ पर हमने उसका जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के फायदे कौन कौन से हैं। आज की हम क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से वो है हमारा पहला टॉपिक डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के नुकसान कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम अपने दोनों हाथों को आपस में मिला करके रब करेंगे तो वहाँ पर कुछ हीट जनरेट होगी, इसीलिए घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है जो मशीनों को नुकसान पहुंचा सकती है और ऊर्जा की बर्बादी का कारण भी बन जाती है। ठीक है, घर्षण के कारण वस्तुओं में घिसावट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मशीन के चलने वाले जो हिस्से होते हैं, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनमें क्या आ जाती है, घिस जाते हैं, थोड़े पुराने से हो जाते हैं, घिस जाते हैं। कार के टायर में, सोल ऑफ शूज में, जूतों के तलों में भी घिसावट आ जाती है तो उसमें क्या होता है, उससे नुकसान होता है, चीजें खराब हो जाती हैं। घर्षण गति का प्रतिरोध करता है यानी कि गति को रोकने का प्रयास करता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आप ज्यादा तेज गति से चल नहीं पाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई किसी चीज पर आप बल लगा रहे हैं और घर्षण वहां पर ज्यादा है तो आपको वहां पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा क्योंकि वो गति का विरोध करेगा। वनों में आग लगने का कारण जो होता है, पेड़ों की शाखाओं के बीच घर्षण है। पेड़ों की शाखाओं के बीच गर्मी के दिनों में आपने सुना होगा कि वनों में आग लग जाती है, वो भी घर्षण के रगड़ के कारण लग जाती है। घर्षण के कारण मशीनों में शोर उत्पन्न होता है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा, उनकी दो सरफेसेस के बीच अनियमितताएं यानी इरेगुलरिटीज ज्यादा होंगी तो मशीनों में क्या होगा, शोर उत्पन्न होगा। वाहनों में अधिक ईंधन की खपत होगी, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पर घर्षण को कम करने के तरीके देख लेते हैं यानी कि वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि घर्षण को हम कम कर सकते हैं लेकिन हम घर्षण को खत्म नहीं कर सकते। मतलब खत्म तो नहीं कर सकते घर्षण को कम कर सकते हैं क्योंकि जहां पर घर्षण की डिसएडवांटेजेस हैं वहां पर उसके कुछ फायदे हैं, एडवांटेजेस भी हैं। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं और साथ ही हम घर्षण को कम तो कर सकते हैं लेकिन हम घर्षण को खत्म नहीं कर सकते। और घर्षण क्या है, एक बल है जो कि हम अगर किसी बॉडी पर बल लगाते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में काम करता है। पहला हमारा आ जाता है घर्षण को कम करने के तरीकों में स्नेहक पदार्थों का प्रयोग करना। ठीक है, अभी स्नेहक पदार्थ कौन से होते हैं? ठीक है, वे पदार्थ जो घर्षण को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे वही आपके स्नेहक पदार्थ कहलाएंगे। यानी कि वे पदार्थ जो घर्षण को कम करने के लिए यूज किए जाएंगे वो लुब्रिकेंट्स कहलाएंगे यानी कि स्नेहक कहलाएंगे। जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, इनके नाम आपने सुने होंगे। ग्रीस का नाम भी आपने सुना होगा, ऑयल का नाम भी आपने सुना होगा। मान लिया ये टू सरफेसेस हैं और इनके बीच इरेगुलरिटीज हैं। इनके बीच क्या है, इरेगुलरिटीज हैं। अब हमने ऑयल या फिर ग्रीस इनके बीच में इस तरीके से लगा दिया, इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पर एक पतली सी लेयर बन जाएगी। ठीक है, एक पतली सी लेयर बन जाएगी और यहाँ पर हम घर्षण को कम कर सकते हैं ग्रीस, ऑयल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल कर कर। मशीनों पर लुब्रिकेंट्स स्नेहक लगाने की प्रक्रिया लुब्रिकेशन कहलाती है। वे मशीन के विभिन्न भागों के बीच एक पतली फिल्म बनाकर घर्षण को कम करने में मदद करता है। यानी कि भागों के बीच एक पतली फिल्म बन जाती है जो कि घर्षण को कम करने में मदद करती है। पहियों का इस्तेमाल भी घर्षण को कम करने में मदद करता है। किसी वस्तु का शेप धारा रेखीय आकार में बदल करके घर्षण को कम कर सकते हैं। यानी कि धारा रेखीय आकार के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वाला शेप आगे से जैसा एरोप्लेन का शेप होता है, जैसा पक्षियों का शेप होता है या फिर जैसा मछलियों का शेप होता है, वही धारा रेखीय आकार कहलाता है। मशीन के पुर्जों के बीच बॉल पेयरिंग का यूज
घर्षण को कम करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से कम होता है। इसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कशन कर सके थे कि सबसे ज्यादा घर्षण कौन सा होता है, तो वहां पर स्थैतिक घर्षण जो था वो सबसे ज्यादा होता है। ढोलक, यहाँ पर ढोलक की बात की जा रही है। ढोलक पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। घर्षण को कम करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आने वाली सतहों को पॉलिश कर दें। अगर पॉलिश कर दी जाए सतह को दो सरफेसेस के बीच, क्योंकि वहां पर घर्षण होता है, और वहां पर पॉलिश कर दी जाए तो पॉलिश करने से जो इरेगुलरिटीज या अनियमितताएं होती हैं वो कम हो जाती हैं, और इस तरह से जो सरफेस है वो चिकनी हो जाती है, जिस कारण से वहां पर घर्षण या फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इंक्रीज कैसे करें फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण को बढ़ाने के तरीके। घर्षण को हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम घर्षण को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसकी डिसएडवांटेजेस हैं तो इसके एडवांटेजेस भी हैं। कुछ परिस्थितियों में घर्षण बढ़ाने की जरूरत होती है। वो परिस्थितियां कौन सी हैं? पहला आ जाता है सतहों को खुरदरा बनाकर संपर्क में आने वाली सतहों की खुरदरेपन को बढ़ा करके घर्षण को बढ़ाया जाता है। ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा करके जरूरत होती है। वस्तु का द्रव्यमान कैसे बढ़ा करके घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर दो सरफेसेस को कितनी तेजी से दबाया गया है एक साथ, हमने कल की क्लास में की थी ये चीज, कितनी तेजी से दबाया गया है एक साथ, उस पर भी डिपेंड कर रहा था। यानी कि अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे को ज्यादा अच्छे तरीके से दबाएंगी, तो वहां पर घर्षण भी बढ़ जाएगा। कार, बस और ट्रक के टायरों के बीच ट्रेड घर्षण को बढ़ाने में मदद करता है। ट्रेड क्या होता है? जो पैटर्न्स वहां पर टायरों पर बनाए जाते हैं वो भी घर्षण को इंक्रीज करता है। सोल ऑफ शूज पर बने ग्रव्स, खांचे बोला जाता है, घर्षण को बढ़ाने और जमीन को बेहतर पकड़ बनाने में या चलने में भी मदद करते हैं। चिकने तल पर चलते हैं, मान लिया पानी पड़ा है और आपके शूज में ग्रव्स जो हैं वो कम है, खांचे कम हैं, तो वहां पर ये बोला जाएगा कि स्लीपर जो है ठीक नहीं है, पानी में चलने में फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, तो वहां पर अच्छे खांचे बने होने चाहिए जो कि घर्षण को बढ़ा देते हैं और जमीन पर बेहतर पकड़ बनाने में, चलने में अच्छे से मदद करते हैं। वाहनों में ब्रेक शूज का प्रयोग कर घर्षण को बढ़ाने में किया जाता है। ये भी आपको पॉइंट बस ऐसे याद रखने हैं। यहाँ पर एक बात आ जाती है, एक क्वेश्चन मान लीजिए, वाहनों और साइकिल के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ब्रेक पैड का उपयोग घर्षण को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जिससे ब्रेक अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके। ठीक है। जब हम कार चलाते हैं तो पैड पहियों से संपर्क नहीं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम ब्रेक लीवर दबाते हैं तो पैड घर्षण के कारण रिम की गति को बाधित करता है और जिससे पहिए रुक जाते हैं। इसीलिए अब हम यहाँ पर आज जो चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा न्यू चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि बल तथा दाब। बल तथा दाब को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं, अब यहाँ पर हमने घर्षण चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, हमने हीट कंप्लीट कर लिया था, हमने लाइट कंप्लीट कर लिया है, और अब यहाँ पर हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बल तथा दाब है। तो कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम डिस्कशन करेंगे फोर्स, यानी कि बल के बारे में। बल क्या होता है? तो आप पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। पुश एंड पुल करने की किसी वस्तु पर ये जो प्रक्रिया होती है यही फोर्स कहलाती है। या तो हम किसी वस्तु को पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं। ठीक है। और फोर्स क्या कर सकता है? बल क्या कर सकता है? किसी गति की अवस्था में क्या ला सकता है? परिवर्तन ला सकता है। यानी कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमें इसको गति की अवस्था में लाना है। अभी ये रेस्ट पर है, यानी ये विराम अवस्था में है। तो हमने क्या किया? हमने इस दिशा में बल लगाया, फोर्स लगाया। अभी ये क्या है? एट रेस्ट है, यानी कि v इज इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। जब हमने इसको आगे पुश किया, आगे की तरफ धक्का दिया, तो ये गति की अवस्था में आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये अवस्था में चेंज ला सकती है, तो ये इस डायरेक्शन में आगे मूव कर जाएगी, मोशन कर जाएगी। ठीक है, गति की अवस्था में आ जाएगी। इसी तरह से
हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ से बल लगाएंगे तो वस्तु विराम अवस्था में भी आ जाएगी। यहाँ से भी इस तरीके से किया जा सकता है। जब दो बल एक ही दिशा में लगे तो रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल क्या होता है, दोनों को ऐड कर करके निकालते हैं, यानी कि F नेट जो हो जाएगा वहां पर F1 प्लस F2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ही दिशा में, यानी कि ये कोई जगह है जहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिस पर एक ही दिशा में बल लग रहा है, यानी कि यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया F1 और फिर एक दूसरे व्यक्ति ने यहाँ पर F2 फोर्स लगाया, तो इस वस्तु को इस दिशा में मूव करने के लिए जो इसका परिणामी बल हमारा निकलेगा, यानी उसको F नेट बोलेंगे, वो कितना निकलेगा, F1 प्लस F2, दोनों बलों को ऐड कर देंगे। ये कब है, उस कंडीशन में है जब दोनों बल एक ही दिशा में लगाए जा रहे हों। अब दूसरी कंडीशन आ गई, यदि दोनों बल विपरीत दिशा में लगाए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक बल F1 यहाँ से लग रहा है और एक बल F2 यहाँ से लग रहा है, यानी कि एक सेकेंड, आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर एक बल यहाँ से F1 लगा, ठीक है, और एक बल यहाँ से F2 लगा, लेकिन यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी है, तो F1 जो है वो 10 न्यूटन है और यहाँ पर F2 कितना है, वो यहाँ पर 5 न्यूटन है, ठीक है। यानी कि F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यही है कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। F1 की जो है बल लग रहा, F1 जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है और F2 की वैल्यू 5 न्यूटन है, वो कम है F1 की तुलना में। इसीलिए अगर बॉडी मूव करेगी, अगर ये क्वेश्चन बन जाए, अगर बॉडी मूव करेगी तो इस दिशा में करेगी, इस दिशा में, क्योंकि यहाँ से जो लगाया जा रहा फोर्स है वो ज्यादा है, ठीक है, मतलब वैल्यूज अलग अलग हैं दोनों बलों की। तो विपरीत दिशा में लगाया जाए तो परिणामी बल को कैसे निकालेंगे, F1 माइनस F2, यानी कि ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे तथा बॉडी उस दिशा में जाएगी जहां पर ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन हमने सबसे पहली वाली पढ़ी कि हमने एक साइड से एक फोर्स लगाया था, F फोर्स लगाया था, तो बॉडी इस दिशा में मूव कर गई थी, ठीक है, वहां पर फोर्स की ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन अब दो बल यहाँ पर लगाए गए थे F1 F2, तो इस दिशा में गई थी, तो उनका नेट फोर्स हमने कैसे निकाला था, F1 प्लस F2 करके निकाला था। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये वाली थी, वो कौन सी कंडीशन थी कि एक यहाँ से F1 की वैल्यू, यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा है एक व्यक्ति और एक यहाँ से लगा रहा है, मतलब दोनों विपरीत दिशा से लगा रहे हैं, लेकिन दोनों बलों की जो वैल्यूज है वो अलग अलग है। मान लिया एक की 10 न्यूटन थी, दूसरे की 5 न्यूटन थी, मतलब अलग अलग थी, तो उनका परिणामी यानी कि F नेट कैसे निकाला था हमने, F1 माइनस F2 कर दिया था। वो उस कंडीशन में कि F1 ज्यादा है F2 ज्यादा है वो देख लेना है, और बॉडी भी उसी दिशा में मूव करेगी जिस दिशा में बल ज्यादा लगाया जाएगा। लेकिन एक ये कंडीशन भी तो हो सकती है कि बॉडी यहाँ से F1 बल लगाया जा रहा हो और यहाँ से भी F2 बल लगाया जा रहा हो, ठीक है, लेकिन F1 की वैल्यू 10 न्यूटन है और F2 की वैल्यू भी 10 न्यूटन है, यानी दोनों तरफ से अगर विपरीत दिशाओं से बल तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से एक ही वैल्यू के बल लगाए जा रहे हैं, मतलब 10 न्यूटन का बल इस साइड से लग रहा है तो सामने वाली साइड से भी 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो F नेट है वो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि जो बॉडी है वो रेस्ट पर रहेगी। और बॉडी रेस्ट पर कैसे रहेगी, कहने का मतलब ये है, ये मान लिया कोई टेबल है, इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, ये रखी हुई है एक बुक, ये एक बुक रखी हुई है टेबल पर, ठीक है, और ये बुक रखी हुई है, तो ये जो टेबल पर ये जो बुक रखी हुई है, क्या इन दोनों के बीच कोई भी बल काम कर रहा है, तो बिल्कुल इन दोनों के बीच बल काम कर रहा है। तो कौन सा बल काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि इनके बीच संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। संतुलित बलों का जोड़ा, एक तो इस पर कौन सा बल काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर ही रहा है, साथ ही पर इस पर एक प्रतिक्रिया बल भी काम कर रहा है, यानी कि और
इन दोनों के बीच जो फोर्स काम कर रहा है ना, वो उनकी वैल्यूज इक्वल हैं। इस कारण से ये वस्तु रेस्ट पर रखी हुई है, गति की अवस्था में नहीं है। दोनों फोर्स जो हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर रहा है और प्रतिक्रिया बल भी काम कर रहा है, इसीलिए ये वस्तु रेस्ट पर मानी जाएगी। इसका मतलब रेस्ट पर बॉडी है और दो बल लगते हैं। जो वस्तु रेस्ट पर रखी हुई है उस पर दो बल काम करते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं इन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि बल के प्रभाव के बारे में। बल क्या कर सकता है? तो गति की अवस्था में परिवर्तन बल द्वारा लाया जा सकता है, और गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। मान लिया कोई वस्तु है, ये रही वस्तु, और हमने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये विराम अवस्था में है, मतलब अभी ये गति की अवस्था में नहीं है, ये रेस्ट पर है, वेलोसिटी इसकी 0 है। लेकिन जब हमने इसको यहाँ से धक्का लगाया तो ये इस अवस्था में आगे इस वाली दिशा में, इस वाली डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, यानी गति की अवस्था में आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर वस्तु को हमें रेस्ट में लाना होगा तो रेस्ट में भी लाई जा सकती है, यानी कि विराम अवस्था से गति की अवस्था में ला सकता है किसी भी वस्तु को, और गति की अवस्था से रेस्ट की अवस्था में यानी विराम अवस्था में ला सकते हैं, यानी गति की अवस्था में परिवर्तन बल द्वारा लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि आप रबर बैंड को खींचेंगे, अब रबर बैंड को आप बल लगा रहे हैं ना उस पर, ठीक है, रबर बैंड में आप खींच रहे हैं, रबर बैंड को खींचा आपने, तो उसकी जो आकृति है उसमें क्या हो गया? चेंज आ गया, यानी कि वस्तु की आकृति में चेंज लाया जा सकता है। बल क्या करता है? वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, दिशा में परिवर्तन ला सकता है, वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन ला सकता है। ये पॉइंट सब आपको याद रखने हैं। बल क्या कर सकता है? चाल में परिवर्तन ला सकता है, दिशा में परिवर्तन ला सकता है, स्थिति में भी परिवर्तन ला सकता है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों के प्रकार। बल के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहला और दूसरा आ जाता है। पहला आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा आ जाता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि असंपर्क बल। तो संपर्क बल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फ्रिक्शन आ जाता है। दो सरफेसेस के बीच में कौन सा बल काम करता है? घर्षण बल काम करता है, यानी फ्रिक्शन आ जाता है। मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल भी इसी के अंतर्गत आता है। और असंपर्क बल के बारे में बात करी जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल आ जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल आ जाता है। ठीक है, यानी कि अब हम कहीं पर होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो किसी भी वस्तु पर, व्यक्ति पर काम कर ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वह संपर्क में आने पर ही काम कर रहा है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।